अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर के स्टार्ट से हम मैट्रिक्सेस को पढ़ेंगे और आगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स से मुतल्लिक जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन वो आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही होगी मैट्रिक्स की, और ये बिल्कुल वही डिफिनेशन है जो आपकी बुक में भी लिखी गई है। अब डिफिनेशन को पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर एरे। डियर स्टूडेंट्स, एरे क्या होता है? अरेंजमेंट्स को कहते हैं, एक तरतीब को कहते हैं, एक खास पैटर्न को कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के एक एरे बना लें से, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, और उनको हम इस तरतीब के साथ अगर लिख दें, यानी कि एक लाइन है, ये तरतीब बनी है 1 7, फिर यहाँ पे लाइन है 3 2 और फिर है 4 0, यानी कि ये एक तरतीब है, ये इसका एक एरे है। एंड देन क्लोज इनक्लोज बाय अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से अगर हम उसको बंद कर दें तब हम इसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि इस किस्म की चीज को फिर क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। यानी कोई भी रियल नंबर हो उनको हम फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं, अगर 3 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो ये भी एक खास एरे है, पैटर्न है, एक तरतीब है, अरेंजमेंट है नंबर की। और इनको फिर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देता हूँ तो डियर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा? ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, और ये याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को हमेशा हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे, और इसके अंदर जो चीज़ें होंगी एंट्रीज, अगर वो नंबर हैं 1 2 3 तो वो तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन अगर ए बी सी आ रहा है तो उनको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे लेटर में देखें, ये एक लाइन है मैट्रिक्सिस में, ये भी एक लाइन है 2 8 5 की, यहाँ पे भी एक लाइन है, तीसरी लाइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर जो यहाँ पे नंबर होते हैं उनको बोलते हैं एंट्रीज बोलते हैं, यानी कि अरकान बोलते हैं। एक मैट्रिक्स के ये अरकान है। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी देख लें, इसमें भी देखें, यहाँ पे दो लाइनें हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब इस मैट्रिक्स में दो चीजें और होती हैं, उनके मतलब भी जान लेते हैं जी। वो डियर स्टूडेंट्स चीजें होती हैं रोज एंड कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स क्या है? ये सेम टू सेम वही डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, चीजों को लिखा है जो आपकी बुक में लिखी गई है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हम रोज के मतलब जान लेते हैं कि रोज किसे कहते हैं। इन अ मैट्रिक्स ए, यानी कि फर्ज करें ये आपका मैट्रिक्स है ए, द एंट्रीज यानी कि वो अरकान प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वे में जाहिर किए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल रो है यानी कि। और अगर यहाँ पे एक नीचे वर्टिकल भी आएगा उसके मुतालिक फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल वे इस तरह, यानी कि जिस तरह 1 2 0, तो ये एक किस्म की एक क्या है? रो, जिसको हम R1 से जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी है यहाँ पे 3 5 4, ये क्या है? रो नंबर 2 है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी भी एक रो है, इस 2 1 और -1, तो ये डियर स्टूडेंट रो नंबर 3 है। इन अ मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाय, किस तरीके से जाहिर किए गए? R1 R2 R3 ऑफ द मैट्रिक्स। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको रोज के मतलब पता चल गया होगा कि रोज किस तरह होती हैं। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रोज कहते हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब जानते हैं कॉलम्स क्या चीज़ होती हैं। अब यहाँ पे यही कॉलम है, इन अ मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे। डियर स्टूडेंट, वर्टिकल वे कौन सा होता है? यहाँ पे लिखूँ 1 2 3, तो ये जो वे है लिखने का, ये एक वर्टिकल वे है। जिस तरीके से यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ऐसे अगर पढ़ेंगे तो ये एक रो है, और अगर इसी को हम नीचे लेके आएंगे ऐसे, तो ये एक क्या है? कॉलम है 2 0 3, ये एक कॉलम है। और यहाँ पे 3 1 2, ये भी एक कॉलम है, जिस कॉलम को C1 से जाहिर किया गया। और फिर यहाँ पे कॉलम है जिसे C2 से जाहिर किया गया है। और यहाँ पे फिर एक कॉलम है जिसे C3 से जाहिर किया गया है। तो इस मैट्रिक्स में 3 जो है वो क्या है? कॉलम्स हैं।
are called column matrix B. In a matrix B there are 3 column. यहाँ पे देखें 3 column है और उनको हम किस तरीके से जाहिर किया गया है as shown by C1, C2, C3, यानी कि C3 mean column number 3. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस मैट्रिक्स में कि रो और कॉलम क्या चीज़ होती हैं। तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 1.1 में कि एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या कहता है। जी डियर स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर पहुंच गए हैं और असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, यानी कि इनका हमने ऑर्डर मालूम करना है जो नीचे कॉलम दी गए हैं। कॉलमों का मैट्रिक्स को उर्दू में कॉलम भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट फाइंड द मैट्रिक्स, तो पहले हम ये चीज़ जान लें कि मैट्रिक्स हो फाइंड द ऑर्डर। तो पहले ये चीज़ जान लें कि ऑर्डर होता क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जाते हैं ये देखने के लिए कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है। जी डियर स्टूडेंट अब आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसकी डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी और सेम वही डिफिनेशन है जो आपकी बुक में भी लिखी गई है। तो क्या है डिफिनेशन? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर, यानी कि वो इसका ऑर्डर होगा कि एक मैट्रिक्स में जितनी कतारें हैं और कॉलम हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स हैं। अब मिसाल के तौर पे इफ अ मैट्रिक्स M, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसको M से जाहिर किया गया है, हैज M रोज, यानी कि उसकी अगर रोज की तादाद M हो एंड कॉलम्स की जो तादाद हो वो क्या हो N हो, देन M इज सेड टू बी ऑर्डर M बाई N। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अब देखें M एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ जो रोज हैं वो उसको हम M से जाहिर किए गए। तो यहाँ पे मैंने लिख रखी है रोज। अब देखें रोज कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल वे में कितनी लाइन है? एक लाइन। और यहाँ पे कितनी लाइन है? 2 लाइन। तो इसका मतलब है यहाँ पे रोज कितनी है? रो जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है 2। तो M क्या है? 2। और कॉलम्स कितने हैं? अब वर्टिकल वे में देखते हैं 1, ये 1 और 1 का, 2 और 0 का, और यहाँ पे 3 और 2 का। तो ये 3 को हो गए। इसका मतलब है कॉलम जो है जिसको N से जाहिर किया गया वो कितने हैं? वो है 3। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2। और यहाँ पे देखें फार्मूला क्या होता है? M बाई N। इसका मतलब है 2 बाई क्या बनेगा? 2 बाई 3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी कि पहले हमने कतारों को गिन लेना है, यानी कि रोज को गिन लेना है, उसके बाद हमने कॉलम्स को गिन लेना है और दरमियान में बाई लगा के हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देना है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छी तरीके से अब समझ आ गया होगा। ये साथ में लिख दीजिएगा कि जो रोज हैं उसको हम M से जाहिर करें, फर्ज करें, और कॉलम को हम N से जाहिर करें। तो अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 को और उसके अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। जी डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और फाइंड द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने मालूम करना है और ए हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है। तो रोज सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि इस कॉलम में रोज कितनी है। देखें यहाँ पे 2 और 3 ये एक रो है, -5 और 6 ये भी एक रो है। तो इसका मतलब रोज जो है जिसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितनी है? 2 है। और कॉलम कितने हैं? यहाँ पे 1, 2 और -5, और यहाँ पे 3 और 6 ये 2 हो गई। तो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो 2 यहाँ पे कॉलम लिख दिए। तो अब इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? M बाई N। इट्स मीन M जो है वो नंबर ऑफ रोज होंगी, क्या होगा? 2 बाई 2, क्योंकि कॉलम भी क्या है? 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 बाई 2। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट देखें अब पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे रो पहले गिन लेनी है। यहाँ पे देखिए 2 और 0 ये एक हो गई, 3 और 5 ये दूसरी हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 हमारे पास रो है, कॉलम कितने हैं? 1, और यहाँ पे क्या आ गया? 2। इट्स मीन कॉलम भी कितने हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? M बाई N। इट्स मीन 2 बाई 2। तो ये इसको लिखने का तरीका है। इस तरीके से हम लिखेंगे कि 2 बाई 2 अब इसका ऑर्डर है। अब चलते हैं डियर इसके पार्ट नंबर C की तरफ, यानी कि पार्ट नंबर 3 की तरफ। C मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें रो पहले चेक कर लें वो कितनी है?
यहाँ पे एक ही रो में नजर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे रोज क्या, m की जगह लिखेंगे 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद कॉलम कितने हैं, 1, और यहाँ पे क्या आ गए 2, तो इट्स मीन कॉलम हमारे पास कितने आ गए 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, m/n, यानी कि 1/2। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे डी मैट्रिक्स एक दिए हुए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसकी रोज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 एक रो हो गई, यहाँ पे दूसरी रो हो गई 0 वाली, और यहाँ पे 6 ये तीसरी रो हो गई। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हैं 3, और कॉलम कितने, एक ही लाइन नजर आ रही है। देखें ये 4 0 ये एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कॉलम कितने हैं, एक। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, उर्दू में इसके वैसे मर्तबा भी बोलते हैं, तो क्या होगा 3/1, 3/1। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है, इसमें चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले रोज चेक कर लेते हैं कितनी है, 1 2 और यहाँ पे 3। तो रोज कितनी है 3, यहाँ भी 3। और कॉलम चेक कर लेते हैं, एक यहाँ पे कॉलम और दूसरा यहाँ पे कॉलम, तो इसका मतलब कॉलम कितने हैं 2, मतलब कॉलम 2 है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा m/n, यानी 3/2। पहले कतार फिर कॉलम, यानी पहले रो उसके बाद कॉलम। उसके बाद डी स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, f एक मैट्रिक्स है, इसका मालूम करना है। तो डी स्टूडेंट इसमें देखें जो रोज हैं वो कितनी है, वो तो 1 है, और कॉलम भी 1 है। इट्स मीन m जो है वो भी 1 है रोज, और कॉलम भी 1 है। तो 1/1, 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बनेगा 1/1। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारे पास 7 है, जी एक मैट्रिक्स है, इसका मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोज चेक करें, 2 3 0 ये एक रो है, 1 2 3 ये भी दूसरी रो है, और 2 4 5 ये तीसरी रो है। इसका मतलब नंबर ऑफ जो रो है वो कितनी है 3। और यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे एक रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 3/3। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। अब उसके बाद पार्ट नंबर है 8, जिसमें डी स्टूडेंट एच पार्ट्स है, और इसके कितने हैं, यहाँ पे देखें तो रो हमारे पास 1 और यहाँ पे ये 2। तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और कॉलम चेक करें तो कॉलम 1 और 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, 3 यहाँ पे कॉलम है, तो 2 और 3। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 2/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, और ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, यानी कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स इक्वल कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में कंसेप्ट को समझ लेना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी कि मुसावी कालिब जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स की डिफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको इक्वल मैट्रिक्स स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, और उसकी डिफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। लेट ए यानी कि एक मैट्रिक्स है, एंड बी टू मैट्रिक्सेस, यानी कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, यानी कि ए को हम बी के मुसावी तभी कहेंगे जब, एंड डिनोटेड बाय, और उसको हम जाहिर इस तरीके से करें इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये उस वक्त मुसावी कालिब होगा, उस वक्त इक्वल कालिब होगा बी कालिब के, बी मैट्रिक्स के, जब क्या होगा हमारे पास ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के मुसावी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन लाजमी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि उनके जो मुतनाजरा अरकान है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मुतनाजरा अरकान वो भी क्या होने चाहिए, वो भी मुसावी होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे बी भी एक मैट्रिक्स है।
ए मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या है, यहां पे देखें तो 1 रो 1 2 रो, यानी कि 2 रो हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 2/2, 2/2। अब ए का चेक कर रहे हैं तो बी का चेक कर रहे हैं तो डी स्टूडेंट ये एक रो है, यहां पे ये एक दूसरी रो है, और कॉलम भी ये एक है और ये भी एक ही कॉलम है, क्योंकि ये 1 और +2 जमा हो जाएंगे, यानी 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 - 2 तो ये भी 1 ही है, यानी कि यहाँ पे 2 ही तो जो ऑर्डर ऑफ बी है वो भी क्या होगा, 2/2। तो ऑर्डर तो यहाँ पे इक्वल आ गया। अब क्रॉसपॉन्डेंस इक्वल की यानी कि एंट्रीज की बात आ गई, वो क्या होती है, तो वो डी स्टूडेंट यहाँ पे आप चेक करें कि जो यहाँ पे 1 है तो डी स्टूडेंट यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 2 + 1 जो है वो क्या है, 3 बन जाएगा, यानी कि ये दोनों भी इक्वल। यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी क्या है, -4, और ये चौथे नंबर पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 4 - 2 क्या होगा, 2 ही आंसर आएगा ना। तो ये हर रुकन भी जो दूसरा सामने वाला रुकन है उसके क्या होने चाहिए, मुसावी होने चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी ए का बी की इक्वल है, और ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो भी क्या है, इक्वल है। फिर हमारे पास ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों शर्त हैं एक मुसावी कालिब के लिए, एक इक्वल मैट्रिक्स के लिए, कि वो दोनों मैट्रिक्स में किस तरह होना चाहिए। तो अब डियर स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, और उसको सॉल्व करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट अब आपको ए मैट्रिक्स स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और उसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, कौन सी है, 3, यानी कि ऑर्डर जिसका जो होगा वो 1/1 ही होगा। तो यहाँ पे सी मैट्रिक्स ये देखें तो यहाँ पे 5 - 2, तो ये भी आंसर क्या आएगा, 3। यहाँ पे भी सिर्फ 3, यानी कि यहाँ पे इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 3, यहाँ पे भी 3 है, और ये ए मैट्रिक्स का भी 3 है। तो इट्स मीन जो है यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं बेशक कि ए जो है इक्वल किसके है, सी के। तो ए आपस में सी इक्वल है। और अब चेक करें आप डी स्टूडेंट बी को, और उसके बाद बी जो है, अब देखो यहाँ पे भी 3 और 5 है। डी को चेक करें तो यहाँ पे 5 और 3 है। ये ऑर्डर तो इनका इक्वल है, लेकिन इंट्रीज जो है वो नहीं इक्वल। तो अगर हम आई को चेक करें तो यहाँ पे भी क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 3 + 2, इट्स मीन यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 5। तो इट्स मीन बी और आई बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी इक्वल टू आई, बी इक्वल टू आई। अच्छा अब डियर स्टूडेंट हमारे पास ये एक डी मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 3, तो इसकी इक्वल तो और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, तो नहीं होगा। अच्छा अब चेक करें ई को, ई को चेक करें तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 0, तो एच कालिब को भी 4 और यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 6 और 2, ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो इट्स मीन जो है ई जो है मैट्रिक्स उस किसकी इक्वल होगा, वो एच मैट्रिक्स की इक्वल होगा। और उसके बाद भी अब इसको भी चेक कर लें जे, यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 बन जाएगा, 2 - 2 यहाँ पे भी 0, 4 + 2 यहाँ पे भी 6, और 2 + 0 यहाँ पे भी 2, 4 0 6 2, वो यहाँ पे भी था, वो यहाँ पे भी है, यानी कि सेम है। तो ई एच और जे जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में तीनों क्या है, इक्वल है। तो ए इक्वल टू एच और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे, यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। और उसके बाद ये सुन आप ये चेक कर लें कि ये जो जी मैट्रिक्स है, जी मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे 3 - 2 क्या बने 1 क्या बनेगा 2, और 3 + 3 क्या बनेगा 6। तो ये देखें एफ मैट्रिक्स भी यही है 2 और यहाँ पे क्या है 6। तो इट्स मीन जो है एफ इक्वल टू किसके आ जाएगा, जी, एफ इक्वल टू जे, सॉरी जी, जे, यानी कि एफ इक्वल टू जी, ई नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा जी, एफ इक्वल टू जी, यानी कि ये दो मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होंगे। बस यही बी जो एक मैट्रिक्स है ये किस सॉरी बी नहीं, यहाँ पे डी जो मैट्रिक्स है ये किसी के बराबर नहीं है। बाकी सारे आपके जोड़े बन गए यहाँ पे कि कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको मैट्रिक्स अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी
यानी कि इन की हमने वैल्यू मालूम करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स यानी कि इक्वल है, यहाँ पे इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स का लफ्ज। तो यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हमने ए और बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। बाय डिफिनेशन यानी कि डिफिनेशन किसकी है, इक्वल मैट्रिक्स की। बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट लिख लिया बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है कि यानी कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं ए प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और उसके साथ यहाँ पे देखें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी भी तो चेक करें, यानी कि ये भी किसके आएगा, -7 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस 2b इक्वल टू -7, और इसको किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे a प्लस 2b इक्वल टू -7। और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखें c -1, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे c -1 इक्वल टू 3, और इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर भी हमारे पास 3 बन जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पे लास्ट भी चेक करें तो 4d - 6 किसकी इक्वल आएगा, 2d के। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं 4d - 6 इक्वल टू 2d, और इसको किसका नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब डियर स्टूडेंट ये काम करने के बाद देखेंगे यहाँ पे किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो डियर स्टूडेंट अब इक्वेशन नंबर 3 से सी की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकल सकती है, तो इसकी यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 से हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम लिखते हैं कि c -1 इक्वल टू 3। तो माइनस का 1 इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो इट्स मीन c इक्वल टू 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 जब प्लस होके क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 1 आएगा 4। तो इट्स मीन c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4। c इक्वल टू 4। तो c की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू निकल आई। अब अगर c की वैल्यू निकल आई है तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 में हम c की वैल्यू पुट करके एक आंसर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1, यानी कि अब हम 1 को यूज कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो 1 वो क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 0। अब c की तो वैल्यू पता है हमें कितनी है, 4, वो पुट कर लेते हैं। a प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और a इक्वल टू प्लस का 4 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। यानी कि a की जो कीमत निकली है वो क्या निकली है, -4। अब a का आंसर भी निकल आया, c का आंसर भी निकल आया। तो अब डियर स्टूडेंट हम यहां से इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके d का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन जो है वो कौन सी है, 4। तो यहां पे क्या आएगा, 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट चेक करें, ये प्लस का 2 इस साइड पे आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2d, और ये माइनस का 6 इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो 4d - 2d हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। और 4d में से 2d निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2d इक्वल टू 6, यानी कि 4 में से जस्ट 2 ही निकाल रहे हैं। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, d इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या निकलेगा, 3, यानी कि d किसकी इक्वल आ गया, 3 के। तो d का आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, d इक्वल टू 3। d की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 3। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू यूज करते हुए इक्वेशन नंबर जो 2 है यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, चलें साथ में यही साथ कर लेते हैं इसी की जगह।
इस जगह पे ये जो जगह बची, आप बेशक नीचे कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम टू, तो टू में क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास निकली है जी -4, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। माइनस का 4 इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2b इक्वल टू -7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, क्योंकि माइनस का 7 प्लस का 4 तो क्या आएगा -3। और उसके बाद b की वैल्यू चूंकि निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई और उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 डिवाइड बाई 2, और डी स्टूडेंट चूंकि माइनस है तो आंसर तो इसका माइनस में ही आएगा। b इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.5। वैसे ये भी ठीक है, और 1.5 लिख दें तब भी ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ही साथ कंप्लीट होती ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।